मैं एम अली आप सभी का हैदरी स्टडी पैन यूट्यूब चैनल पे खैर मकदम करता हूँ। सीटेट दिसंबर सन 2021 के लिए उर्दू का एक और प्रैक्टिस सेट लेके हाजिर हो गया हूँ। इस प्रैक्टिस सेट की पीडीएफ मैंने दिन में ही आप लोगों को टेलीग्राम चैनल पे अवेलेबल करा दिया था, ताकि आप लोग अपने आप को चेक कर सकें कि आपकी उर्दू में तैयारी कितनी है, आप सीटेट दिसंबर सन 2021 के लिए कितने तैयार हैं। तो उम्मीद है आप लोगों ने सवालात देखे होंगे, उन्हें हल किया होगा। 16 में से कितने सवाल आपके सही होते हैं, वीडियो ख़त्म होने के बाद कमेंट में आपको बताना है। जिनके ज़्यादा सही हुए होंगे उनका नाम अगले वीडियो में इंशाल्लाह हम मेंशन करेंगे। चलिए शुरू करते हैं। यहाँ पे आपका जो पहला सवाल है वो यह है कि तदरीस का ऐसा तरीक़ाकार जिससे तलबा ज़बान दानी की महारत में अपने साथियों के बराबर आ सके क्या कहलाता है। यानी कि ऐसा मेथड टीचिंग का जिसमें कमज़ोर तलबा को, जो कमज़ोर स्टूडेंट होते हैं उनको उनके साथियों के बराबर किया जा सके। यानी कि जो बच्चे कमज़ोर हैं उनकी कमियों को दूर करते हुए उन्हें टीचिंग देना, और जो अच्छे स्टूडेंट हैं उनके बराबर कर देना, ये क्या कहलाता है। क्या इसको हम समराइजेशन कहते हैं, रिफॉर्मुलेशन कहते हैं, रेमेडिएशन कहते हैं, या फिर रिवीजन कहते हैं। तो आपने पेडागोजी में एक टीचिंग मेथड सुना होगा जिसको हम कहते हैं रेमेडियल टीचिंग। हिंदी में कहते हैं उपचारात्मक शिक्षण, यानी कि मुआलजाती तालीम। मुआलजाती तालीम में क्या होता है, जो बच्चे कमज़ोर होते हैं उनकी कमज़ोरी का पता लगा के उस कमज़ोरी को दूर करने के लिए जब हम उन्हें टीचिंग करते हैं तो वो रेमेडियल टीचिंग कहलाता है। यानी कि बच्चा कमज़ोर है, उसकी कमज़ोरी को दूर करके बाकी बच्चों के बराबर उसे लाने के लिए जब हम उसे पढ़ाते हैं तो उसे क्या कहते हैं, रेमेडियल टीचिंग कहते हैं। रेमेडियल टीचिंग को ही हम क्या कह सकते हैं, रेमेडिएशन कह सकते हैं, बाज़ मुदाखलत कह सकते हैं। तो यहाँ पे हमारा तीसरा वाला ऑप्शन सही है। अगला सवाल कि मिली जुली सलाहियतों वाले तलबा की क्लासरूम के तलबा को ऐसा निसाब दरकार होता है। यानी कि अगर कोई ऐसी क्लासरूम है जिसमें मिली जुली सलाहियत वाले बच्चे, यानी कि उसमें एक्सेप्शनल चाइल्ड भी हैं, ठीक है, उसमें नॉर्मल चाइल्ड भी हैं, उसमें बहुत ज़्यादा तेज़ बच्चे भी हैं, बहुत ज़्यादा कमज़ोर बच्चे भी हैं। तो अगर ऐसी क्लासरूम है तो ऐसी क्लासरूम में बच्चों का सिलेबस कैसा होना चाहिए। ऑप्शन है जिसमें वक्फे वक्फे से तलबा को यकसा सलाहियतों वाले ग्रुप में रखा जाए, यानी कि टाइम टाइम से बच्चों को एक जैसी एबिलिटी वाले ग्रुप में रखा जाए, या फिर जिसमें सीखने के मुख्तलिफ सलाहियतों वाले तलबा के दरमियान बाहमी रब्त ज़ब्त का ज़्यादा से ज़्यादा मौका दिया जाए। यानी कि जो तेज़ बच्चे हैं और जो कमज़ोर बच्चे हैं उनको एक दूसरे से इंटरेक्ट कराया जाए, बाहमी उनमें रब्त ज़ब्त कराया जाए, आपसी सहभागिता कराई जाए, या जिसमें रियाजी और ज़बानों पर ज़्यादा ज़ोर दिया जाए, यानी कि मैथ्स और लैंग्वेज पे ज़्यादा ज़ोर दिया जाए, या जिसमें खेलों और ज़बानों पे ज़्यादा ज़ोर दिया जाए। तो अगर कोई ऐसी क्लासरूम है जिसमें मिली जुली सलाहियत वाले बच्चे हैं, कमज़ोर भी हैं, तेज़ भी हैं, फिज़िकली हैंडीकेप भी हैं, तो हमें क्या करना चाहिए, हमें मुख्तलिफ़ सलाहियतों वाले बच्चे, यानी कि नॉर्मल चाइल्ड को और एक्सेप्शनल चाइल्ड को और जो स्पेशल चाइल्ड या फिर जो तेज़ बच्चा है उसको सबको एक दूसरे से इंटरेक्ट कराना चाहिए। यानी कि मुख्तलिफ़ सलाहियतों वाले तलबा के दरमियान हमें बाहमी रब्त ज़ब्त का मौका देना चाहिए, ठीक है। ऐसा सिलेबस होना चाहिए जो हमारी इंक्लूसिव क्लासरूम होती है उसमें। अगला सवाल कि तदरीस ज़बान की तदरीस के क्लास में खुसूसी सलाहियतों वाले तलबा में कामयाबी और इज़्ज़त नफ्स के एहसास को फ़रोग़ देना चाहिए, इसके लिए ज़रूरी है। यानी कि जो बच्चे एक्सेप्शनल होते हैं या स्पेशल होते हैं, यानी फिज़िकली हैंडीकेप होते हैं, स्पेशल नीड्स वाले जो स्टूडेंट होते हैं, उनमें कामयाबी और उनके सेल्फ रिस्पेक्ट को बढ़ाने के लिए हमें क्या करना चाहिए। ऑप्शन है उन तलबा की मखसूस ज़रूरियतों के पेश नज़र बासलाहियत असातिज़ा का तकर्रुर करना चाहिए। यानी कि वो स्पेशल चाइल्ड हैं तो उन्हीं के लिहाज से किसी स्पेशल एजुकेटर को हमें तैनात करना चाहिए, या उन तलबा को एक साथ रखा जाए
ताकि वो स्कूल के अपने दीगर साथियों से मिलजुल ना सके। यानी कि अगर बच्चा फिजिकली हैंडीकेप है तो सभी दिव्यांग बच्चों को, फिजिकली हैंडीकेप बच्चों को एक ही साथ रखा जाए ताकि दूसरे बच्चों से, सही वाले बच्चे से वो मिल ही ना सकें। या फिर मुख्तलिफ नौइयतों की दरसी किताब फराहम की जाए, यानी कि विभिन्न प्रकार की उनको पाठ्य पुस्तकें दस्तयाब कराई जाएं। या फिर मिलजुल कर बाहमी ताउन और बातचीत के मौके फराहम किए जाएं। तो अगर बच्चा कोई भी स्पेशल नीड वाला बच्चा है या फिर फिजिकली हैंडीकेप है तो हमें क्या करना चाहिए, मिलजुल कर सीखने, आपसी ताउन और बातचीत का ज़्यादा से ज़्यादा मौका देना चाहिए। चौथा वाला ऑप्शन सही हो गया। ठीक है, चलिए। दरसी किताब के सवालात बाज़ औक़ात कमतर सतह के या हक़ाइक़ पर मबनी होते हैं। इस सूरत हाल में टीचर को क्या करना चाहिए। टेक्स्ट बुक के जो क्वेश्चन होते हैं वो बहुत कम लेवल के और बहुत ज़्यादा वास्तविकता पर बेस्ड होते हैं, जो कि बच्चों की समझ से परे होते हैं। तो इस सूरत हाल में, इस सिचुएशन में टीचर को क्या करना चाहिए, दरसी किताब का इस्तेमाल कम से कम करे, पढ़ने के लिए ज़्यादा से ज़्यादा अदबी तहरीरें तजवीज़ करे, या फिर तख्लीकी अंदाज से सोचने और मसाइल हल करने वाले सरगर्मियों का मौका दे, या फिर इस तरह हासिल मालूमात की बुनियाद पर सबक तैयार करे। तो अगर सवालात कमतर सतह के हैं तो टीचर को चाहिए कि क्रिएटिव वे से थिंकिंग करने और प्रॉब्लम को सॉल्व करने वाली जो एक्टिविटीज़ हैं वो कराए। अगर सवालात लो लेवल के हैं तो टीचर को तख्लीकी अंदाज से सोचने और मसाइल हल करने वाली सरगर्मियों का मौका देना चाहिए। अगला सवाल है कि ई आमोजिस क्या है। ई आमोजिस यानी कि ई लर्निंग। ई लर्निंग क्या होता है, टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके जो हम सीखने का तरीका अपनाते हैं वही होता है ई आमोजिस। तो तीसरा वाला ऑप्शन सही हो गया। अगला सवाल की क्लास 3 के तलबा में अदबी तहरीर लिखने की सलाहियत को फ़रोग देने के लिए दर्ज झेल में बेहतरीन तरीका क्या है। क्लास 3 का बच्चा है, आप उससे कोई तहरीर लिखवाना चाहते हैं तो कौन सा तरीका अपनाएंगे उसे लिखने के लिए, देने के लिए। ठीक है, पहला तस्वीरों का इस्तेमाल, उन पर बाहमी बातचीत। दूसरा है तलबा को खुद अपने तौर पर लिखना, या फिर किसी तजवीज़ करता मौजू पर तफसीली बातचीत, या बोर्ड पर उसका खाका पेश करना। तो अदबी तहरीर लिखने के लिए, जैसे मैंने एक सवाल आपको कराया था ना कि अगर क्लास 4 में पढ़ने वाला बच्चा है और आप उसे लिखने के लिए मोटिवेट करना चाहते तो उसे कैसा टॉपिक देंगे, तो उसका जवाब था ज़ाती ज़िंदगी से मुताल्लिक। तो यहाँ पे भी अगर 3 में बच्चा है और आप उसे कुछ लिखने के लिए देंगे तो ऐसा टॉपिक देंगे जो उसकी खुद की ज़िंदगी से मुताल्लिक हो। यानी कि तलबा को खुद अपने तौर पर लिखने के लिए दे देंगे, उसको आज़ादी के तौर पर उसे दे देंगे कि जो चाहे बच्चे तुम लिखो। तो यहाँ पे हमें उसकी इजहार खुदी का मौका देना चाहिए, खुद को, तलबा को खुद अपने तौर पर लिखने देना चाहिए। दूसरा वाला ऑप्शन सही हो गया। चलिए आगे है कि तलबा जुमला साजी का राज। इस उन्वान से एक स्किट लिखते हैं। तकरीबन 10 जुमलों पर मुश्तमिल इस तहरीर में 4 किरदार होते हैं, यानी कि 4 कैरेक्टर होते हैं। हर किरदार किसी एक तरह का ही जुमला अदा कर सकता है। ये सरगर्मी ज़ैल में से किस काम में मदद देती है। यानी कि एक खेल बच्चे खेल रहे हैं जिसका नाम है जुमला साजी का राज, और उसमें 10 सेंटेंस हैं। ठीक है, और उस खेल में 4 कैरेक्टर हैं और हर कैरेक्टर एक ही जैसा किरदार अदा कर सकता है, एक ही जैसा जुमला अदा कर सकता है। तो इसको हम क्या कहेंगे। ठीक है, ये जो एक्टिविटी है वो किस में हमारी मदद करेगी, पढ़ने के बाद की मश्क में, लिखने से पहले की सरगर्मी में, कवायद के उसूलों के इस्तेमाल में, या फिर लफ्ज़ों के इस्तेमाल में। तो यहाँ पे अगर हम इस तरह से किसी एक कैरेक्टर के लिए फिक्स सेंटेंस कर दें, तो इस तरह से अगर हम खेल रहे हैं कोई खेल, तो ये लफ्ज़ों के इस्तेमाल में हमारी मदद करेगी। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगर आपकी क्लास में कई तलबा उर्दू बोलने में शर्माते हैं तो आप उन्हें
इस झिझक को दूर करने में मदद देने के लिए क्या करेंगे? इस सवाल को मैंने कराया है, ठीक है। बताइए क्या करेंगे आप? तलबा क्लास में सादा मौज़ूआत देंगे ताकि तलबा उन पर बगैर तैयारी के बोल सकें, या फिर ये कहेंगे कि ये तलबा दीगर तलबा के बोलने के बाद बोलें, या फिर उन्हें ज़ाती तौर पर कोचिंग देंगे, या फिर दो दो तलबा या उनके छोटे ग्रुपों को लिखने और उसे पढ़ने का मौका देंगे। तो अगर बच्चे उर्दू बोलने में शर्माते हैं तो आपको क्या करना चाहिए? एक ईजी टॉपिक क्लासरूम में दे देना चाहिए ताकि बच्चे उस पर बिना किसी प्रिपरेशन के बोल सकें। तो यहाँ पे पहला वाला ऑप्शन सही हो गया। अगला सवाल कि ज़बान सीखने के अमल में चंद सरगर्मियाँ शामिल होती हैं। ये एक कॉल है कि लैंग्वेज सीखने के लिए कुछ एक्टिविटीज़ की ज़रूरत होती है, सही बात है। तो आप इस बयान की तायीद में किस सरगर्मी को पेश करेंगे? ये बात तो सही है कि ज़बान सीखने में कुछ एक्टिविटीज़ करनी पड़ती हैं, तो आप इसको प्रूफ करने के लिए इन चारों में से कौन सा बयान पेश करेंगे? पहला है निसाब में शामिल किसी तहरीर की बेहतर तफ़हीम के लिए तलबा को अपनी मादरी ज़बान इस्तेमाल करने पर आमादा किया जाए। यानी कि निसाब में सिलेबस में कोई भी चीज़ अगर शामिल है उसको अच्छे से समझना है तो बच्चे को उसकी मादरी ज़बान इस्तेमाल करने के लिए तैयार करना चाहिए। या फिर आप ये बयान देंगे, ये आप लॉजिक देंगे कि पहले आसान मतन फिर मुश्किल मतन पढ़ाया जाए, या फिर आप कहेंगे कि उस्ताद लिखना और बोलना सिखाए और तलबा उसकी नकल करें, या फिर आप कहेंगे कि मश्क हद दर्जा ज़रूरी है, बहुत ज़्यादा ज़रूरी है प्रैक्टिस करना, क्योंकि इससे आदत डालने में मदद मिलती है। तो ये बात तो सही है कि ज़बान सीखने के अमल में चंद सरगर्मियाँ शामिल होती हैं। तो इस बयान की तायीद करने के लिए इन चारों एक्टिविटीज़ में जो सबसे ज़्यादा मुनासिब है वो ये है कि निसाब में शामिल किसी तहरीर की बेहतर तफ़हीम के लिए तलबा को मादरी ज़बान के इस्तेमाल करने पर आमादा किया जाए। यहाँ पे पहला वाला ऑप्शन सही हो गया, ठीक है। अगला सवाल ये है कि सुनने की सलाहियत की मश्क के लिए उस्ताद ने एक सरगर्मी वज़ा की जिसमें तलबा एक रेलवे ऐलान को सुनते हैं और एक जदूल में ट्रेनों के आने और जाने का वक्त दर्ज करते हैं, यानी कि एक सारणी बनाते हैं, एक लिस्ट बनाते हैं। तो यहाँ तलबा क्या कर रहे हैं? किसी ऑडियो रिकॉर्डिंग की बुनियाद पर जदूल मुकम्मल कर रहे हैं, किसी ऐलान को बुलंद आवाज़ में पढ़ रहे हैं, मालूमात दर्ज करके एक जदूल बना रहे हैं, या फिर कोई छोटी फिल्म देख रहे हैं। तो ये सवाल मैं करा चुका हूँ। अगर बच्चे स्टेशन पे कोई भी ऐलान सुनते हैं और ऐलान को सुन के सारणी बनाते हैं, उसको नोट डाउन करते हैं, तो ये क्या कर रहे हैं? ऑडियो रिकॉर्डिंग की बुनियाद पर वो जदूल मुकम्मल कर रहे हैं। पहला वाला ऑप्शन हमारा सही होगा। तो 10 सवाल पेडागोजी के हो गए, ठीक है। अब यहाँ पे पैसेज है। पैसेज को हल करने का तरीका जो पिछला प्रैक्टिस सेट मैंने बताया था उसमें एक्सप्लेन किया था आपको कैसे करना है। तो पहले आपको पैसेज नहीं पढ़ना है, लंबा पैसेज है तो इसे पहले ही पढ़ के आपको वक्त बर्बाद नहीं करना है, आपको सीधे सवालों पे आना है और आपको सवाल पढ़ना है। सवाल से कुछ अल्फाज अपने ज़हन में बैठा लेना है, उसके बाद सवाल पढ़ लेने के बाद आपको पैसेज पे आना है। तो पैसेज से ही आपको सवालों के जवाब आसानी से मिलते चले जाएंगे। जैसे शिलांग को कहा जाता है, शिलांग को दिलों की मलका, बहारों की मलका, पहाड़ों की मलका, मैदानों की मलका कुछ कहा जाता होगा, हम पैसेज में ढूंढेंगे, लेकिन हमें पहले सवाल को क्या करना है? ज़हन में बैठा लेना है। दूसरा है कि शिलांग के पसंदीदा खेल हैं, खेल पैसेज में ढूंढेंगे कहाँ पे खेल का जिक्र हो रहा है। तीसरा है घोड़े के नाल से मुसाबा झील का नाम क्या था? झील का जिक्र जहाँ पे होगा वहाँ पे ढूंढ लेंगे, ठीक है। शिलांग में ज़्यादातर किस मज़हब के मानने वाले हैं? ठीक है। अगला सवाल जो है शिलांग में औरत को कौन सा हक हासिल है? उसके बाद लफ्ज़ पैरों का मतलब क्या है? पैरोकार आपने सुना होगा, ठीक है। तो पैरोकार किसे कहते हैं? मानने वाले को कहते हैं। तो यहाँ पे चौथा वाला ऑप्शन ये तो सही हो गया, इसके लिए हमें पैसेज की ज़रूरत ही नहीं पड़ी। अब चलिए पहला सवाल जो था शिलांग को क्या कहा जाता था, तो अगर आप देखेंगे पैसेज पे नज़र डालेंगे तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि शिलांग को पहाड़ों की मलका भी कहा जाता है। तो शिलांग को कहा जाता है पहाड़ों की मलका, थर्ड वाला ऑप्शन सही हो गया, ठीक है। अगला सवाल ये था कि शिलांग के पसंदीदा खेल कौन से थे? तो आपको पूरा पैसेज नहीं पढ़ना है, फ़ौरन नज़र दौड़ाना है और खेल का जिक्र कहाँ हो रहा है? खेल यहाँ पे आपको दिख गया, उसके
पीछे या आगे का सेंटेंस आप पढ़ लेंगे तो आपको आंसर मिल जाएगा कि क्रिकेट, पोलो और गोल्फ यहाँ के पसंदीदा खेल हैं। तो क्रिकेट, पोलो और गोल्फ ऑप्शन में देखिए, क्रिकेट, पोलो, गोल्फ कौन से वाले ऑप्शन में है? दूसरे वाले ऑप्शन में है। सही जवाब यही हो जाएगा। अगला सवाल कि घोड़े की नाल से मुसाबा झील का नाम। अब झील का नाम या झील का जिक्र कहाँ पे हुआ है? तो यहाँ पे झील आपको दिख गया। तो झील से पहले के कुछ अल्फाज को आप पढ़िए। उसी के करीब वार्ड लेक है, लेक यानी कि झील, तो वार्ड लेक है। उसके आगे पढ़ेंगे कि एक झील है जो घोड़े की नाल से मुशाबा है। सवाल तो यही ना आपसे पूछा है कि घोड़े की नाल से मुशाबा झील का नाम, तो वार्ड लेक हो गया। ठीक है। शिलांग में ज़्यादातर किस मज़हब के मानने वाले हैं? तो आप देखेंगे पैसेज में, तो यहाँ पे आपको दिख जाएगा कि आबादी का ज़्यादा हिस्सा ईसाई मज़हब का पैरो है। ये तो यहाँ पे शिलांग में ज़्यादातर मज़हब जो मानने वाले हैं वो ईसाई मज़हब के मानने वाले हैं। ठीक है। चलिए, शिलांग में औरतों को कौन सा हक हासिल है? तो यहाँ पैसेज अगर आप देखेंगे तो पैसेज में अगर आप इधर आएंगे तो यहाँ पे औरतों का जिक्र हो रहा है, जिसमें कहा जा रहा है कि यहाँ औरत को एक ख़ास मुकाम हासिल है, विरासत की हकदार सिर्फ औरत ही है। तो शिलांग में औरतों को हक ये हासिल है कि वो विरासत की हकदार हैं। तो दूसरा वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। इसका जवाब हमने बिना पैसेज के पढ़े ही जान लिया था कि पैरों का मतलब होता है मानने वाला। तो प्रैक्टिस सेट जो आपने दिन में किया था, 16 में से कितने सवाल आपके सही हुए कमेंट कीजिए और बताइए। ठीक है। मिलते हैं हमारे अगले वीडियो में। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग।